हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं माध्यमिक परीक्षा 2024 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस। आज देखेंगे पार्ट 2 के सभी क्वेश्चंस। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा चुके हैं। अब पार्ट 2 का वीडियो देखिए। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखिए 31। दीर्घ आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा वर्ग होते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ है दीर्घ आवर्त सारणी, तो ध्यान रखें दीर्घ आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वो तो सभी में सेम होते हैं। तो आवर्त की संख्या 7, ठीक है। लेकिन अगर वर्ग की संख्या इसमें पूछे, ग्रुप की संख्या अगर पूछे, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 वर्ग की संख्या, ठीक है। वर्ग की संख्या अगर पूछता है तो वर्ग की संख्या हो जाएगा 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का मुख्य आधार क्या था। इन्होंने क्या किया था, सभी तत्वों को आवर्त सारणी में उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। तो आप लिखेंगे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। जिस तरह से तत्वों के परमाणु भार अधिक होते गए, उन्होंने आवर्त सारणी में उन तत्वों को सजाते गया, इसलिए परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने सजाया और इसी को आधार मान करके उन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व का नाम लिखो। अब इसमें बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें कि यूरेनियम आप लिख सकते हैं। इसमें यूरेनियम जिसको कि हम यू से सूचित करते हैं। इसके अलावा थोरियम और रेडियम भी है। थोरियम TH, रेडियम, ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्राकृतिक रेडियो तत्व के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा किरण निकलने पर उस तत्व के परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें होता क्या है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा कण के उत्सर्जन होने पर उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती। क्लियर है, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के निर्गत होने से उस तत्व के परमाणु भार और परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होते हैं। तो अगर अल्फा कण निकलते हैं तो इसमें परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों ही घट जाते हैं। किसी तत्व से एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी तथा
परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें, जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप लेते हैं 92 और दूसरा, इससे अगर हम एक अल्फा कण बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक अल्फा कण इससे अगर उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, तो जो नया तत्व बनने वाला है वो थोरियम होता है। तो थोरियम में क्या होगा, इसका परमाणु भार घट करके 234 हो जाएगा और इसका जो परमाणु संख्या है वो घट करके 90 हो जाएगा और इसके साथ ही एक हीलियम परमाणु यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, चूँकि अल्फा मतलब हीलियम परमाणु, ठीक है। तो इस तरह से नए तत्व का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिसमें कि परमाणु संख्या की 2 का कमी और परमाणु भार में 4 का कमी हो जाता है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दिए थे कि बीटा कण अगर निकलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एक थोरियम है, इसमें से एक बीटा कण निकाल दें, तो थोरियम जिसका कि 234 है और 90 है, इसमें से अगर हम एक बीटा कण को उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है, तो बीटा कण अगर उत्सर्जित होता है तो इसमें बनेगा Pa जो नया तत्व बनेगा, प्रोटेक्टिनियम इसका नाम है, 91 इसका हो जाएगा परमाणु संख्या और 234 इसका परमाणु भार ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और एंटी न्यूट्रॉनों के रूप में एक कण बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा बीटा उत्सर्जित होने से परमाणु संख्या में कमी और वृद्धि होते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत का कारण किस प्रकार की नाभिकीय घटना है? मालूम होना चाहिए, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, इसमें 2 हल्के परमाणु आपस में जुड़ करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, और अपार मात्रा में ऊर्जा इसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओमीय चालक किसे कहते हैं? उदाहरण दो। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसे चालक जो ओम के नियम को पालन करता है उसे ओमीय चालक भी कहते हैं। ओमीय चालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? ये ओमीय चालक। इसका अगर हम एक ग्राफ देखें, इधर करंट ले लें और इधर वोल्टेज ले लें, तो इसका ग्राफ जो बनता है बिल्कुल सीधी रेखा में बनता है।
परंतु जो अनोमीय चालक है उसका ग्राफ ये सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होती है, कूलम्ब। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। N2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट रचना लिखें। नाइट्रोजन का जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, तो इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, आपस में साझा करता है, और साझा करके ही ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, और बाकी इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले सकते हैं। तब 3 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा किया तो 3 3 6, 6 2 8, इस तरह से वो साझा करेगा, इस तरह से। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और दूसरा इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट रचना लिखने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। CH4 का रचना सूत्र अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 4, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र हम इस तरह से दिखा सकते हैं, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, कार्बन का हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इस तरह से इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना। और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी कार्बन को, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ये संतुष्ट हो जाते हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, और ये भी सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अर्थात इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो इसका जो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का है, और हाइड्रोजन का ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ये अपना ले लिया, 2 लेके संतुष्ट हो गया, ये भी 2 ले लिया, और ये भी 2 लेकर के संतुष्ट हो गया। और इसको जब आवश्यकता पड़ी कार्बन को, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक को पूरा कर लेता है, और इस तरह से ये एक बंधन बना देता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का रासायनिक बंधन है? अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का अनुसूत्र देखें तो CaO, तो इसमें होता क्या है कि कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान कर देता है। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान कर देता है, तो ये आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का हुआ, इसलिए इसको कहते हैं आयनिक बंधन, ठीक है, या विद्युत संयोजक बंधन। CaO में वैद्युत संयोजक बंधन अथवा आयनिक बंधन पाए जाते हैं। आयनिक बंधन पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। F2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट, इस बार F2 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट, तो फ्लोरीन का अगर हम देखें
तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या है 9। तो इसको अगर हम KLm में सजाएं 2 और उसके बाद 7, तो इसका अंतिम कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक फ्लोरीन ये है, इसको एक एक फ्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्येक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा करने का कोशिश करेगा। ठीक, अब इसका 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इसको जब पूरा अष्टक पूरा करना होता है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के ये पूरा बनाता है और ये इससे लेकर के ये पूरा अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। इस तरीके से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट रचना इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के चम्मच पर चांदी का परत चढ़ाने के लिए किसका इलेक्ट्रोलाइट्स का व्यवहार किया जाता है? तो तांबे के चम्मच के ऊपर अगर चांदी का परत चढ़ाया जाए तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स व्यवहार किए जाते हैं उसका नाम है अर्जेंटोसाइनाइड। अर्जेंटोसाइनाइड, ठीक है, अर्जेंटोसाइनाइड आप इसको लिख सकते हैं AgCN2 अर्जेंटोसाइनाइड। ये है पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसको अगर हम इस तरह से लिखें पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड KAgCN2, यह है पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये यूज करते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट करना शुरू करते हैं तो उसके लिए एक वोल्टामीटर लेते हैं। इस वोल्टामीटर में जिसके ऊपर जिसका परत चढ़ाना पड़ता है, जैसे तांबे का ऊपर हम चांदी का परत चढ़ाते हैं, तो ये जो तांबा होता है, तांबा का बना हुआ चम्मच है, ठीक है, तो इस चम्मच को हम बना देते हैं कैथोड। क्या बनाएंगे, इसका कैथोड बनाएंगे। और जो एनोड होगा वो हमारा चांदी का होगा। चांदी का रॉड है, ये चांदी का रॉड है। इस चांदी के रॉड को हम क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये चांदी जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये चांदी इसमें टूट टूट करके विघटित होकर के गिरेगा और इसके ऊपर क्या करेगा, इसका एक परत चढ़ाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि जो कैथोड बनाया जाता है वो यहाँ पर Cu का बना, Cu का क्या बना, कैथोड बना, ठीक है। जो Ag है चांदी, उसका क्या बना, एनोड बना। कभी कभी क्वेश्चन में एनोड कैथोड भी पूछा जाता है। और इसके अंदर जो लिक्विड डालेंगे, अर्थात जो लवण डालेंगे, जो साल्ट इसमें डालेंगे, वो साल्ट किसका होगा, तो वो होगा पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। क्लियर है, अब समझ में आ गया। तो ये पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड है जिसमें कि वोल्टामीटर के अंदर डाल करके हम क्या करते हैं, विद्युत विच्छेदन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चांदी के पात्र पर सोना का परत चढ़ाने के लिए जिसका इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है उसका नाम बताइए। इसका नाम है पोटेशियम औरोसाइनाइड। औरोसाइनाइड, इसको भी उसी तरह से हम लिखेंगे KAuCN2। ये है पोटेशियम
ओरोसाइनाइड। जिस तरह से उसमें बताएं उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिसमें चांदी को कैथोड बनाया जाता है और सोना का जो रॉड होता है उसको एनोड बनाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो बनता है वो पोटेशियम ओरोसाइनाइड का बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में अगर लिखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोहे के जंग लगाने में कौन सा कारक आवश्यक। लोहे का जंग लगाने के लिए पहला कारक है जलवाष्प। बिना जलवाष्प का, ठीक है, लोहा में जंग नहीं लगता। और दूसरा जो जरूरी कारक है वो है ऑक्सीजन, यानी वायु का ऑक्सीजन इसमें आवश्यक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग का अणुसूत्र क्या है? जंग का अणुसूत्र फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3। ठीक है, इसमें X अणु जल का उपस्थित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया के गाढ़े संतृप्त घोल को क्या कहते हैं? अमोनिया के गाढ़े संतृप्त घोल को लीकर अमोनिया कहते हैं। लीकर अमोनिया फोर्टिस कहा जाता है। लीकर अमोनिया फोर्टिस। लीकर अमोनिया फोर्टिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा की उपयोगिता के लिखो। कांसा का बर्तन बनाया जाता है, बर्तन बनाने में। ठीक है, कांस्य पदक बनाया जाता है। ठीक है, जिसको मेडल बोलते हैं। मेडल बनाने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षय होने का क्या कारण है? ओजोन परत का जो क्षय होता है वो, उसका सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो रेफ्रिजरेटर से निकला हुआ CFC गैस। रेफ्रिजरेटर अथवा आधुनिक विद्युत उपकरण जैसे AC, फ्रिज इत्यादि से उत्पन्न CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो क्लोरीन है वो क्लोरीन ओजोन परत को छेद करने के लिए जिम्मेवार है।
ठीक है। ओजोन के क्लोरीन के रिएक्शन से ही ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, जिसको कि ओजोन परत का क्षय भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। ओजोन मंडल में O3 का निर्माण कैसे होता है? सर्वप्रथम होता क्या है? सर्वप्रथम यूवी लाइट O2 गैस को विघटित कर ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण करता है, ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। फिर O2 गैस ऑक्सीजन परमाणु से रिएक्शन कर ऑक्सीजन परमाणु से प्रतिक्रिया कर O3 का निर्माण करता है। इसको अगर हम समीकरण के रूप में देखें तो सबसे पहले O2 में अगर यूवी लाइट पड़ता है तो इसको ऑक्सीजन के 2 परमाणु में विभक्त कर देता है। फिर क्या होता है कि O2 गैस के साथ ऑक्सीजन परमाणु चूँकि काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसलिए ये आपस में मिल करके O3 निर्मित कर देता है। इस तरह से ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। और ये चूँकि ओजोन गैस एक अस्थिर गैस है, इसलिए ये बार बार बनता है और टूटता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीथेन हाइड्रेट क्या है और इसका अणुसूत्र लिखें। समुद्र के भीतर बहुत ही कम टेम्परेचर पर जो जीवाश्म के सड़ने से मीथेन गैस तैयार होता है, वो जल से प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसको हम कहते हैं मीथेन हाइड्रेट, जिसका कि अणुसूत्र होता है, इसका अणुसूत्र होता है CH4 5.75 H2 और 4CH4 23 H2। ये दोनों में से कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं। मीथेन हाइड्रेट एक बर्फ सदृश यौगिक है, जिसका निर्माण प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन तथा जल के संयोग से होता है। यह ध्रुवीय प्रदेशों में अथवा समुद्र के तलहटी में कम तापक्रम तथा अधिक दबाव पर निर्मित होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखो।
फ्यूज तार लेड तथा टीन Pb+SN, ठीक है, लेड तथा टीन के मिश्र धातु से बना तार जिसका उपयोग महंगे से महंगे उपकरण को अधिक विद्युत प्रवाह से नष्ट होने से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज तार और इसकी इसका उपयोगिता यही है कि महंगे से महंगे उपकरण को हम फ्यूज तार की सहायता से बचा सकते हैं। क्लियर है? इसकी विशेषता भी है। अगर हम विशेषता लिखें तो फ्यूज तार का गलनांक निम्न तथा इसका जो प्रतिरोध होता है काफी उच्च होता है, ठीक है। प्रतिरोध उच्च होता है परंतु गलनांक इसका निम्न होता है। ये इसका विशेषता है इस तार का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, दरअसल होता है कि वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार के गैसों तथा धूल कणों के मिलने से बना हुआ होता है। सूर्य का प्रकाश से आने वाले सूर्य के प्रकाश जब भी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उसमें जो कम तरंग दैर्ध्य वाले किरण होते हैं, नीला किरण, उसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन कहने का मतलब स्कैटरिंग होता है। और चूंकि नीला किरण का तरंग दैर्ध्य की लंबाई कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण हमारे आँखों पर नीले रंग का प्रकाश पड़ता है, जिससे कि आसमान हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगें होती है, जिसमें नीले रंग का तरंग लंबाई सबसे कम होता है, जब ये किरणें वायुमंडल के गैसों के कणों से टकराती है तो इसमें प्रकीर्णन की क्रिया हो जाती है। प्रकीर्णन जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं,
स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की प्रक्रिया हो जाती है, जिससे नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश हमारी आँखों पर अधिक पड़ती है, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध निकालो। देखिए, दो तरह का यहाँ पर प्रतिरोध दिया है और दोनों क्या है, समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक है 8 ओम और दूसरा है 4 ओम। ठीक है, इसको अगर हम R1 माने, इसको R2 माने, ठीक है, और समतुल्य प्रतिरोध बराबर R अगर माने, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है, चूँकि समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा गया, इसलिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 के जगह पे 8, R2 के जगह पे 4। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो 8 आएगा, 1 प्लस 2, यानी आ जाएगा कितना, 3/8। अगर क्रॉस गुना करें तो R बराबर आ जाएगा कितना, 8/3, और ये आएगा 2.66 ओम, और यही इसका क्या है, आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिकों में रासायनिक बंधन को पहचानो। इसमें देखिए अलग अलग तत्व है, अलग अलग यौगिक है जिसमें कि अलग अलग बंधन है। CH4 जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सहसंयोजक, इसमें सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अभी इसके पहले भी आप देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इसमें आयनिक बंधन। ठीक है, H2O इसमें साझा करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये इस तरीके से साझा करता है। ठीक है, अब इसका क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये क्या करता है, साझा करता है, एक इससे और एक इससे। तो इसका 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो जाता है। इस तरीके से अपना वाला 6 होता है, 2 इसका हो जाता है। इसका टोटल
8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और हाइड्रोजन का भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये इसमें क्या हुआ, सहसंयोजक। सहसंयोजक। और एक है NaCl। NaCl हमेशा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पर क्या है, आयनिक बंधन। NaCl में आयनिक बंधन होते हैं, आयनिक बंधन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl का गलनांक ग्लूकोज की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों? देखिए, NaCl क्या है, NaCl एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जबकि ग्लूकोज क्या है, जबकि ग्लूकोज एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। NaCl में जो अंतराण्विक बल होता है, में अंतराण्विक बल काफ़ी अधिक होता है। और अंतराण्विक बल काफ़ी अधिक होने के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें काफ़ी अधिक होता है, इसलिए तब परमाणु को अलग करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। अंतर परमाणविक बल जो है काफ़ी अधिक होने के कारण इसके परमाणु को अलग करने के लिए काफ़ी तापक्रम की आवश्यकता होती है। अतः NaCl का गलनांक ग्लूकोज की अपेक्षा उच्च होती है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम जिसका कि 11, क्लोरीन जिसका 17, मैग्नीशियम जिसका 12। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो KLMN ये कक्षा है इलेक्ट्रॉन का। तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। उसी तरह से क्लोरीन में 2, 8 और लास्ट कक्षा में इसका 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2, 8, 2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन किससे कहते हैं? तो देखिए, खास करके लोहा के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, इसके बाहरी सतह पर जस्ता, जिसको कि हम जेडन बोलते हैं, जेडन का प्रलेप किया जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन।
नाइजेशन कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।